नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, हीट इंजन। आज हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हीट इंजन में जो जो चीज़ें आज हम कवर करेंगे मैं आपको क्विक ग्लैंस दे देता हूँ। तो हीट इंजन है क्या उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। फंडामेंटल एनर्जी इक्वेशन क्या होती है हीट इंजन की उसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है हीट इंजन्स के लिए, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा आपको, स्टीम इंजन में, ऑटोमोबाइल इंजन में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, इनमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। फिर हम एफिशिएंसी समझेंगे कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, समझ में आई बात, ठीक है। और हम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होते हैं, ठीक है ना, वाइल डीलिंग विद मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। समझ में आई चीज़ें। फिर मैं अपनी चीज़ों को क्या करूँगा, समराइज़ कर दूँगा, ठीक है ना। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है जो आज हमें कवर करना है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हीट इंजन है क्या एक्चुअली में, तो एक बेसिकली डिवाइस है, ठीक है ना। एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या काम करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। तो हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक तरीके से डिवाइस है जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हीट इंजन की। एंड हीट बाय ऑपरेटिंग इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो हीट इंजन जो होता है थर्मोडायनेमिकल साइकिल में वर्क करता है, ध्यान रखना हमेशा साइकिल में वर्क करता है कौन, हीट इंजन। अब देखो जैसे बाइक तो आप सभी लोग चलाते हैं, तो आपकी बाइक में भी क्या होता है, इंजन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इंजन में क्या होता है, उस इंजन में पिस्टन होता है, यदि आप भली भांति जानते होंगे। तो उस पिस्टन में कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है। इस तरीके से इंजन काम करता है। समझ में, पिस्टन क्या करता है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। तो वो इस तरीके से साइक्लिक वर्क करता है। समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है बाय ऑपरेटिंग इन अ थर्मोडायनेमिकल साइकिल, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। हीट इंजन को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके पास हाई टेम्परेचर रिजर्वियर तो होना चाहिए। समझ में आया। तो वो जो एनर्जी हीट इंजन लेगा वो हॉट सोर्स से लेगा, जिसको हम हॉट रिजर्वियर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया। तो हीट की कितना एक्सट्रैक्ट किया उसने, इंजन ने, Q1। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और इस जो हीट हमने Q1 हीट सप्लाई की है ना इंजन को, तो ये जो Q1 हीट हमने सप्लाई कर दी, तो वो क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा और कुछ एनर्जी फिर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। मान लो मैंने सपोज इंजन को 10 जूल एनर्जी दी, समझ में आया। तो 10 जूल एनर्जी जब मैंने इंजन को दे दी, तो उसने क्या किया, 8 जूल तो वर्क परफॉर्म कर दिया और 2 जूल एनर्जी एनवायरनमेंट में इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। समझ में आया, वो हमने रिलीज कर दी। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मेरे पास एनर्जी इक्वेशन होगी। तो हीट कहाँ से लेगा वो, हॉट रिजर्वियर से। समझ में आया, ठीक है, ध्यान रखना। और क्योंकि हीट कहाँ रिलीज करता है, एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, जो एक तरीके से हमारे लिए कोल्ड रिजर्वियर का काम करता है, जिसका टेम्परेचर कम होगा। समझ में आया, ठीक है। तो हीट इंजन एक्चुअली में क्या एक्सट्रैक्ट करता है, हीट कहाँ से, हाई टेम्परेचर रिजर्वियर से, जिसको हम हॉट रिजर्वियर बोलते हैं। कन्वर्ट सम ऑफ दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट, और जो बाकी हीट बच जाती है उसको लो टेम्परेचर रिजर्वियर या कोल्ड रिजर्वियर में रिलीज कर देता है। एक तरीके से कहाँ रिलीज करता है, मैं से कहीं एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एनर्जी इक्वेशन हो गई। तो QS तो हो गई हमारे पास, हीट है ना, टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर एंड इट परफॉर्म W वर्क एंड हीट रिलीज्ड इन, ठीक है ना, टू द कोल्ड रिजर्वियर। या हम इसको Q1 इज इक्वल टू W प्लस के Q2 भी लिखते हैं। ये ध्यान रखना, Q1 क्या होता है, हीट सप्लाइड, Q2 क्या है, हीट रिलीज्ड या हीट रिजेक्टेड, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। तो हीट इंजन किस में वर्क करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क करता है, ठीक है ना। और इट ऑपरेट्स बिटवीन हॉट रिजर्वियर एंड कोल्ड रिजर्वियर, हॉट रिजर्वियर और कोल्ड रिजर्वियर के बीच में ऑपरेट करता है, ठीक है। कोई डाउट है। अब आगे चलते हैं, हीट इंजन के बारे में पढ़ने के बाद हम समझेंगे वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है। अब कुछ मटेरियल चाहिए ना इंजन को ना ऑपरेट करने के, तो कुछ हम उसको देंगे तभी तो वो वर्क करेगा, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। जैसे है पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, डीजल हो गया, गैस हो गया। समझ में आए। तो ये पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वर्किंग सब्सटेंस है इंजन के लिए, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, मटेरियल है। और यही तो मटेरियल साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन दे अंडरगो साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनसाइड द इंजन। समझ में आए, फैसिलिटिंग द ट्रांसफर एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन्हीं की वजह से तो इंजन क्या करता है, वर्क करता है। इट परफॉर्म्स वर्क बाय कन्वर्टिंग हीट, ठीक है ना, इनटू वर्क।
समझ में आया, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस समझ में आया क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस आर द मटेरियल्स, ठीक है ना, यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन। इस सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो ये वर्किंग सब्सटेंस सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, इवन पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। समझ में आया। अब देखो ध्यान से एग्जाम्पल के तौर से यदि हम समझे तो स्टीम इंजन जो होता है, भाप के इंजन की यदि हम बात करें तो किससे चलता है, वाटर से। वाटर से हम क्या जनरेट करते हैं, स्टीम। तो वर्किंग सब्सटेंस वहाँ क्या है, स्टीम। ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी गैस हो गई हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आया। रेफ्रिजरेटर, अब देखो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, ठीक है, वो भी तो क्या है, एक तरीके से इंजन ही तो है। तो रेफ्रिजरेटर में ना इनिशियल डेज में स्टार्टिंग में ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कॉमनली इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना इस्तेमाल नहीं करते हम रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि ये काफ़ी हैजर्डियस होते हैं और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं, ठीक है ना, इनसे ओजोन का डिप्लेशन होता है। अब हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। हाउएवर दे हैव नाउ बीन फेज्ड आउट ड्यू टू द ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फीयर। समझ में आई बात। तो कारण मैंने आपको बता दिया। तो वर्किंग सब्सटेंस बहुत सिंपल है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस आर द मटेरियल्स यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द हीट इंजन, ठीक है, टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। कोई डाउट है। तो वर्किंग सब्सटेंस आप लोगों को समझ में आया। बात करते हैं हम एफिशिएंसी की। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक कंप्लीट साइकिल में इंजन जो है वो वर्क करेगा। अब ध्यान से समझो, एफिशिएंसी को हम किससे लिखते हैं, ईटा से। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, भाई हमने कितना एनर्जी दिया और उसने कितना वर्क परफॉर्म किया। समझ में आया, ठीक है। अब मान लो आपने सपोज 5 यूनिट एनर्जी दिया और उसने 3 वर्क परफॉर्म किया, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो गई। समझ में आया, ठीक है। डिवीजन से आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज आपने क्या किया, 7 यूनिट वर्क की, 7 यूनिट एनर्जी दे दी, तो 7 यूनिट टोटल एनर्जी आपने सप्लाई की, उसने वर्क सपोज कितना किया, 6 यूनिट वर्क उसने परफॉर्म कर दिया, और 1 यूनिट कहाँ गया, एनवायरनमेंट में। समझ में आया, इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन रिलीज हो गया। कोई डाउट है। तो इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी का यूजफुल वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट हमने उसको सप्लाई किया है ना, जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसमें से कितना उसने वर्क परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल में ये जो रेशियो आता है वो हमारे लिए क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। तो आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल इंजन रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट इंप्लाइंग नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, समझ में आई बात। तो देखो पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। वो कितना आता है, चेंज 0, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। सपोज हमारे पास यहाँ इंटरनल एनर्जी कितना है, U1। आप इस पाथ से गए और यहाँ पहुँचे, कितना इंटरनल एनर्जी हो गया, U2। अब फिर से दूसरे पाथ से आप चले गए और इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, U1, तो वहीं पर आ गए वापस। तो इनिशियल चेंज क्या होता है इंटरनल एनर्जी में, इनिशियल चेंज माइनस फाइनल चेंज। तो इनिशियल चेंज माइनस फाइनल चेंज क्या आएगा, 0, क्योंकि हम वहीं पर आ गए वापस। तो मैंने काफ़ी डिटेल में साइक्लिक प्रोसेस में आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमारे पास है, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो, अब ये क्या होगा हमारे पास, 0, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, ठीक है ना, और हीट हमने Q1 हीट सप्लाई की और Q2 हीट सपोज एनवायरनमेंट में चली गई। अब मान लो हम तो कितना वर्क परफॉर्म किया, W इज इक्वल टू Q1 माइनस के Q2, समझ में आया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या नहीं तो मैंने जो फंडामेंटल इक्वेशन से आपको बताया था, हमने क्या क्या हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो हम इसको लिख सकते हैं। सपोज आपने Q1 एनर्जी प्रोवाइड की, W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ और Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी उसने इन द फॉर्म ऑफ हीट और समथिंग एल्स इनटू द एनवायरनमेंट, समझ में आया। तो यहाँ से वर्क डन कितना परफॉर्म हुआ, Q1 माइनस के Q2, हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारे पास देखो क्या है, तो एफिशिएंसी क्या आती है, W अपॉन में Q1। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरीके से आप एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो Q1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, समझ में आया। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से यदि नोट करो तो एफिशिएंसी में देखो तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1 है, ठीक है। तो Q1 अमाउंट तो हमने एनर्जी दी और Q2 अमाउंट जो है एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गई। तो हम जानते हैं हमेशा Q1 तो ज़्यादा रहेगा ही Q2 से। एफिशिएंसी क्या है, हमेशा लेस देन 1 है। तो एफिशिएंसी क्या है, इज ऑलवेज लेस देन 100%। 100% में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया। तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही आएगी, या हम ऐसे कह सकते हैं 100% से कम ही आएगी, ठीक है।
सम हीट Q2 मस्ट बी रिजेक्टेड यूजुअल इन द फॉर्म ऑफ हॉट एग्जॉस्ट गैसेज या स्टीम कंट्रीब्यूटिंग टू थर्मल पोल्यूशन। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। ऐसा आइडियल केस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने 5 जूल एनर्जी दी और 5 जूल ही वर्क परफॉर्म कर दिया। ऐसा रियलिटी में नहीं होता, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट भी हो जाती है एनवायरनमेंट में, समझ में, इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना। तो यही मेन कारण है कि जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं भाई, कोशिश यही होना चाहिए कि एफिशिएंसी जो है, हम जानते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, या हम बात करें 100% हो सकती है, और यही क्या है, आइडियल केस है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, लेकिन 1 से तो कम हो सकती है, तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है ना, समझ में आया। तो एक सपोज सिस्टम जो है जिसका एफिशिएंसी सपोज 0.4 आ रहा है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भाई 0.8 0.7 समथिंग के आसपास आए, इसको मैक्सिमाइज कर किया जाए एफिशिएंसी को। तो हम मैक्सिमाइज जब एफिशिएंसी को करेंगे तो 2 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। पहला, किस कंडीशंस के अंदर इंजन ऑपरेट करता है, वो यदि हमारी समझ में आ गई तो हम कोशिश करेंगे कि उस कंडीशंस को हम सुधार करके अपने जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो कार्नोट जो थे ये फ्रेंच फिजिस्ट थे, समझ में आया। कार्नोट जो थे फ्रेंच फिजिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि यदि हमें एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है ना हीट इंजन में, हीट इंजन के बारे में भी एक्चुअली इन्होंने ही पहले बताया था, तो इट मस्ट ऑपरेट इन अ थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल में ऑपरेट करना चाहिए, समझ में आया। किसमें? रिवर्सिबल साइकिल, ध्यान रखना। तो रिवर्सिबल साइकिल में जब ऑपरेट करेगा तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसका मतलब देखो क्या हो गया, रिवर्सिबल साइकिल में जो होता है ना इंजन, वो जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना वो बहुत स्लोली परफॉर्म करेगा, इनफाइनेस्टिमली स्लोली, और जितना ज़्यादा इनफाइनेस्टिमली ऑपरेशन स्लोली परफॉर्म करता है उतने ही जो एनर्जी का डिसिपेशन होगा कम होगा, भाई एनर्जी का जो लॉस होगा ना वो कम होगा। जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लॉस क्या होगा, कम से कम होगा, है ना। अब उसको एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन में हो सकता है, टर्बुलेशन में हो सकता है, या हीट का लीकेज हो सकता है, तो ये सारा जो एनर्जी का लॉस है ना ये कम से कम हो सकता है। तो जब एनर्जी का लॉस कम से कम होगा तभी तो एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, समझ में आया, ठीक है। हीट एक्सचेंज मस्ट ओकर ओनली बिटवीन वर्किंग सब्सटेंस एंड 2 आइडियल थर्मल रिजर्वियर्स, समझ में आया। तो देखो जो हीट का एक्सचेंज है, अब ये तो हमारे पास हीट इंजन हो गया, समझ में आया, और ये हमारे पास सपोज टेम्परेचर है T1 और यहाँ टेम्परेचर क्या है T2, ये हॉट हो गया रिजर्वियर और ये कोल्ड हो गया। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज है ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया सपोज, ठीक है। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज है ना, सपोज Q1 एनर्जी ली और यहाँ से Q2 इसने रिलीज कर दी, तो एनर्जी का एक्सचेंज बस इन तीनों के बीच में ही होना चाहिए, और कहीं भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। भाई सपोज ऐसा भी हो सकता है कि इंजन ने वर्क परफॉर्म करते हुए इंजन के पार्ट्स में कुछ पार्ट्स में हीटिंग हो गई या कुछ और हो गया, तो वहाँ एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इन तीनों में यदि एनर्जी का एक्सचेंज रहेगा तभी मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 एट हायर टेम्परेचर एंड 1 एट लोअर टेम्परेचर, ये कोल्ड रिजर्वियर हो गया और वर्किंग सब्सटेंस, इन तीनों के बीच में ही क्या होना चाहिए, एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए, और कहीं एनर्जी का किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए टू मिनिमाइज द लॉसेस, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या समझे कि परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी जो है अचीवेबल नहीं होती रियल इंजन्स में, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो कार्नोट के नाम पर दे दिया गया, तो कार्नोट साइकिल इसको, अब इंजन की कैसे परफॉर्म करता है, साइक्लिक, समझ में आया। तो रिवर्सिबल साइकिल में परफॉर्म करता है, तो कार्नोट साइकिल जो है ना एक आइडियल केस है, क्या है, एक आइडियल केस है, जो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। भाई कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस जरूर होगा। तो कार्नोट साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडियल केस रिप्रेजेंट करता है, ये एक तरीके से अपर लिमिट है इंजन परफॉर्मेंस की। भाई कोई भी इंजन यदि परफॉर्म करेगा वो कार्नोट इंजन से कम ही एफिशिएंसी उसकी हमेशा आएगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमेशा उसका लॉस होगा ही, लेकिन हमें मैक्सिमाइज यदि एफिशिएंसी करनी है तो पहली तो बात उसको रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, और हीट एक्सचेंज बिटवीन वर्किंग सब्सटेंस, हॉट रिजर्वियर एंड कोल्ड रिजर्वियर ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वर्क चॉइस जो है वर्किंग सब्सटेंस का क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई चॉइस कहने का मतलब है कि भाई यदि हम CNG इस्तेमाल कर रहे हैं या हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आया, या स्टीम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल करें, क्या वर्किंग सब्सटेंस का रोल कोई प्ले करता है एफिशिएंसी में कि भाई कौन सा इस्तेमाल करने से एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। कोई रोल नहीं प्ले करता, ध्यान रखना, वर्किंग सब्सटेंस का कोई रोल नहीं होता।
ठीक है। तो कार्नोट थ्योरम ये कहती है यदि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें अचीव करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि हॉट रिजर्वियर जो है उसका टेम्परेचर T1 है, कोल्ड रिजर्वियर उसका टेम्परेचर T2 है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है बस इस पर निर्भर करती है, वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हीट एक्सचेंज इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए बस, और वर्किंग सब्सटेंस के, और वर्किंग सब्सटेंस का चॉइस क्या है उस पर निर्भर नहीं करेगा, कुछ भी ले लो वर्किंग सब्सटेंस आप, ठीक है। तो ध्यान रखना। अभी देखो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1। मैं आपको बाद में जब कार्नोट इंजन और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो हम अभी हीट इंजन के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब कार्नोट इंजन में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा ये 1 माइनस के T2 माइनस के T1 भी होता है। तो एफिशिएंसी जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, किसके टेम्परेचर पर, हॉट रिजर्वियर और कोल्ड रिजर्वियर के टेम्परेचर पर निर्भर करता है, वर्किंग सब्सटेंस की चॉइस पर निर्भर नहीं करता, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये बहुत दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। ये T1 अपॉन T2 लिख सकते हो, T2 अपॉन में T1, कोड C फॉर कोल्ड, और ये हमारे पास H फॉर हॉट, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें यही शो करता है कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन होंगे, चाहे वो स्टीम में इस्तेमाल करे, पेट्रोल इस्तेमाल करे, वेपर इस्तेमाल करे, या कोई भी सब्सटेंस इस्तेमाल कर ले, सभी का एफिशिएंसी सेम ही होगा यदि वो उन सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर ऑपरेट कर रहे हैं। समझ में, T1 और T2 जो है यदि ये सभी के लिए सेम है तो कोई भी वर्किंग सब्सटेंस ले आओ सभी का एफिशिएंसी सेम ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो हम यदि समराइज करें तो हमने क्या जाना, अभी हमने हीट इंजन पढ़ा, तो हीट इंजन क्या करता है, हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, ये हमने जाना पहली बात। दूसरा हमने जाना यदि हम उसको QM अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो W अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करेगा और QT अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर देगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तीसरा हमने जाना जो एफिशिएंसी होगी, तो जितना हम हीट देंगे उसका कितना वो हम वर्क करेगा, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यदि हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। और जो जनरल फॉर्मूला देखो तीनों को एक ही साथ लिख दिया है, एन जो होता है W अपॉन Q1 भी होता है, 1 माइनस के Q2 अपॉन Q1 होता है, या 1 माइनस के T2 अपॉन में T1 होता है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको प्रूफ करा ही दिया है, ये भी हम अगली क्लासेस में देखेंगे कार्नोट के जरिए। तो ये एक ही बार मैंने आपको यहाँ इसलिए बता दी ताकि आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने जाना कि यदि मैक्सिमाइज करना है एफिशिएंसी को तो इंजन रिवर्सिबली ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट है। चॉइस जो वर्किंग सब्सटेंस वो अफेक्ट नहीं करता मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, सिर्फ टेम्परेचर रिजर्वियर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना, समझ में आया, टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वियर्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।